माता अध्यापिका और मेरे सभी सहपाठियों, आज मैं तलत सैयद कक्षा 10वीं सी की छात्रा आप सभी के समक्ष कक्षा में पाठ ततारा वामिरो कथा पर एक नाट्य रूपांतरण अपने साथियों के साथ प्रस्तुत करूंगी। इस नाट्य रूपांतरण में मैं सूत्रधार हूँ। आइए मैं आपको अपने साथियों से परिचित कराती हूँ। प्रभात, मैं प्रज्ञा कक्षा 10वीं सी की छात्रा आज इस नाटिका में वामिरो का अभिनय करूंगी। सुप्रभात दोस्तों, मैं सौम्या पाठक कक्षा 10वीं सी की छात्रा आज आप लोगों के सामने वामिरो की माता का अभिनय करूंगी। सुप्रभात, मैं वंशिका बेरीवाल कक्षा 10वीं सी की छात्रा आज इस नाट्य मंचन में सूत्रधार बनी हूँ। सुप्रभात, आज मैं सैयदा सान्या कक्षा 10वीं सी की छात्रा आज आपके सामने इस नाटिका में ततारा का अभिनय करूंगी। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। इस द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था और इस विद्वेष को जड़ से उखाड़ देने के लिए एक युगल ने आत्म बलिदान दिया था। उस युगल के आत्म बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। प्रेम हम सबको जोड़े रखता है और घृणा केवल दूरियां बना देती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति समाज के लिए अपने प्रेम तथा अपने जीवन तक का बलिदान दे दे, समाज उसे केवल याद ही नहीं रखता बल्कि उसके बलिदान को कभी व्यर्थ जाने नहीं देता। यही एक कारण है कि तत्कालीन समाज में मिसाल कायम करने वाला ये युगल को आज भी उसी द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में यह दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। सदियों पूर्व जब कार निकोबार और लिटिल अंडमान आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक बलशाली और सुंदर युगल रहा करता था, जिसका नाम था ततारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। वे नेक और मददगार था। वे सदैव सबकी मदद के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं बल्कि पूरे द्वीप वासियों की मदद वे अपना कर्तव्य समझता था और इसी कारण वे बहुत चर्चित था। लोग उसका आदर सम्मान करते थे। मुसीबत के वक्त उसका स्मरण करते और वे दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच जाता। इसी कारण उसे दूसरे गांवों से भी पर्व और त्योहारों के विशेष आमंत्रण भी आया करते थे। व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, परंतु उसके आत्मीय स्वभाव के कारण लोग उसके पास रहना पसंद करते। पारंपरिक पोशाक के साथ वह सदैव अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्तियां हैं। ततारा अपनी तलवार को कभी भी अलग न होने देता। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज डूबने को था। ठंडी बयारें आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाहटें क्षीण होने को थीं। उसका मन शांत था। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम किरणों को निहार रहा था। तभी कहीं से उसे एक मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, परंतु गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से संगीत आ रहा था। अरे, ये कौन गा रहा है? कौन गा रहा है? अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी, जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वो सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने गाना क्यों रोक दिया?
ये बताओ तुम हो कौन? मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्न का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ। ये तुम भी जानते हो। गाना क्यों रोक दिया? गीत पूरा करो। सचमुच ईश्वर ने तुम्हें बहुत सुरीला कर दिया है। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। सच बताओ कौन हो तुम? लपाती गांव में तुम्हें कभी देखा नहीं। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। धीरता की भी हद है। मैं जब से तुमसे परिचय पूछ रही हूँ और तुम हो कि बस एक ही राग अलाप रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए मुड़ी। ततारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसे रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो। जीवन में पहली बार मैं ऐसे विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। बस तुम मुझे अपना नाम बता दो। वामीरो। वामीरो? वामीरो कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? नहीं, शायद कभी नहीं। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। वामीरो अपने गांव की ओर भाग गई। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक छोटी झटपटाहट थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयत्न किया। बार बार ततारा की याचना भरी आंखें उसके सामने तैर आती। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुनी थी। उसी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वहीं ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतएव उसने उसे भूल जाना ही सही समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने आता। किसी तरह रात बीती। एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की ही प्रतीक्षा थी। ततारा की तो मानो ये जीवन की अकेली ही प्रतीक्षा थी। उसके साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। वह अचंभित भी था और रोमांचित भी। दिन ढलने से काफी पूर्व वह लपाते की उस समुद्री चट्टान पर जा पहुंचा जहां वह वामीरो से मिला था। उसके अंदर आशंका दौड़ रही थी कि वामीरो आएगी भी या नहीं। एक एक पल पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा था। कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षा थी। अचानक ही धुंधली परछाई साफ होती है। वह गौर से देखता है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह वामीरो थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह घबरा रही है। छिपते छिपाते आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में दृष्टि इधर उधर दौड़ा रही थी, फिर तेज कदमों से चलती और ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों ही शब्दहीन थे, एक दूसरे को जाने कब तक निहारते रहे। सूरज डूब गया और अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक ही वामीरो अपने घर की ओर भाग गई। रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्ति वक्त एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामीरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव न था। रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वामीरो और ततारा को समझने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अड़िग रहे। वह नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे मिलते। अफवाहें फैलती रहीं। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। इस पर्व में हृष्ट पृष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन है। सभी लोग शाम से ही पासा में एकत्रित होने लग गए। धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन कार्यक्रमों में तनिक भी ना था। वह तो वामीरो को ढूंढने में व्यस्त था। अचानक ही पेड़ के पीछे से उसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा करीब जाकर देखा तो वह वामीरो थी, जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। ततारा विवहल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी।
वामिरो के रुंधन स्वरों को सुनकर उसकी माँ भी वहाँ पहुँची और उन्हें देखकर आग बबूला हो गई। सारे गांव की उपस्थिति में उन्होंने ततारा को अपमानित करना शुरू कर दिया। अरे निर्लज्ज, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे रीति रिवाजों का ज्ञान है कि नहीं? तू जानता है ना कि तुम दोनों एक गांव की नहीं हो, फिर भी तूने मेरी बेटी से प्रेम किया। अरे मेरी बात तो सुनिए आप। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें अनेक बार समझाने की कोशिश की कि जैसा तुम चाहते हो वो असंभव है, वह नहीं हो सकता, फिर भी तुम सुधरते ही नहीं। तुम्हारी हरकतें वैसी की वैसी ही हैं। अरे तुम में लाज शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? रिवाजों का आदर करना आता है कि नहीं? यह ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी और ततारा का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर शोक था, वहीं अपनी असहायता पर खींच। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा से खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घूंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से ना उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। वो एक गड़गड़ाहट से गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटी जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काट रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना न की थी। वह सिहर उठे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। वामिरो, 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 वामिरो। ततारा, 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 ततारा। ततारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश ना रहा। वे कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती रहती और घंटों उसी जगह बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरफ विलग हो गई। लोगों ने ततारा को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, किंतु कोई सुराग न मिल सका। इधर वामिरो पागल हो उठी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। वह रोज उसी जगह पहुंच जाती और घंटों बैठी रहती। वह परिवार से एक तरफ विलग हो गई। परिवार वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु उसका कोई सुराग ना मिला। दोस्तों, आज न ततारा है न वामिरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घरों घरों में सुनाई जाती है। निकोबारियों का ये मत था कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए थे, उनमें से दूसरा टुकड़ा लिटिल अंडमान कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। इस घटना के बाद निकोबारियों ने दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध जोड़ना शुरू कर दिया था। ततारा व वामिरो की मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए लिखी थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा नाट्य रूपांतरण पसंद आया होगा। अब मैं सौम्या आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।